नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राहुल से लीगल लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। लड़की के गुजर जाने के बाद जो कि एक दुखद हिस्सा होता है दोनों परिवारों के लिए, बावजूद उसके पति और उसके घर वालों को बकायदा दहेज देने की मंजूरी बकायदा लड़की वालों ने दी कि हमने दिया है इन्हें दहेज, और इन्होंने अलग अलग टाइम पर हमसे लिया है। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला सुनाया डॉरी डेथ के मामले में, और इसमें पति और उसके घर वालों को जबरदस्त राहत दी। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो टकराती है एक ऐसे जजमेंट से जिसको लैंडमार्क बना दिया गया, और जिसके अंदर बकायदा पूरी तरह से खुलकर ये कहा गया कि लड़की वालों पर जो डॉरी देने का दहेज देने का अपराध है वो कभी लग ही नहीं सकता है। एक ऐसा ही जजमेंट राहुल गुप्ता वर्सेस राधिका गुप्ता का एक जजमेंट आया था। आप में से काफी लोगों ने राहुल गुप्ता, ये वही शख्स है जिनका पॉडकास्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा हुआ है। पहले नहीं देखा है तो मैं यहाँ लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिएगा जरूर। उनका ही एक केस था, और मैं पहले इसके बारे में इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि अभी ज्यादातर जगह पर जब इस तरह की रिलीफ मिलती है कि जो पति है उसके तरफ से पत्नी के डॉरी देने पर या पति के घर वालों के दहेज देने पर कोई भी अपराध कारित या साबित नहीं माना जाए, बल्कि ये एक तरीके से पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगा। जिस दिन राहुल गुप्ता इस जजमेंट के लिए फाइनल दिन जब वहां पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, तब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही थे उनके साथ, और वहां पर हमने तभी कह दिया था कि इस जजमेंट में काफी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा ही नहीं गया, क्योंकि हमने बहुत सारे बिलीफ मांगे। आज मैं ये सच्चाई आप लोगों के सामने बयान करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर हमारे किस मैटर को कैसे समझा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपको आज जो सच पता लगेगा ना, उसके बाद आपको काफी कुछ पता लगेगा कि आज भी कोई भी अन्याय आपके साथ नहीं किया जा सकता, जब तक आप चाहे निर्दोष पति हो चाहे निर्दोष पत्नी हो। मैं बात करता हूं कानून की, और कानून की व्याख्या करना जुडिशरी का मेजर काम है। और एग्जीक्यूटिव बॉडीज, इसके अलावा लेजिस्लेटिव जो बॉडीज हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग घोषित करने के लिए, इनके भी अलग अलग काम यहाँ होते हैं। कानून निर्माण का काम जो है वो संसद करती है, और जब संसद ने 498A के अलावा डॉरी प्रोविजन एक्ट को अमेंड किया था एक महत्वपूर्ण जजमेंट के लिए, जहां पर वो जजमेंट इस बात की बानगी करता था कि साहब हम कंप्लेन कैसे लिखाएं। एक महिला का केस था, वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तो उन्होंने वहां पर बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये डिमांड की गवर्नमेंट से कि आप इस पर कुछ सुधार पैदा कीजिए। लड़कियां जो है केस लगाने से डर रही हैं, क्योंकि जब देना अपराध है और लेना भी अपराध है, तो जब भी केस लगाते हैं तो पुलिस वाले उन्हें फंसा देते हैं। इस पूरी चीज पर संसद में बहस हुई। ये बात मैं कर रहा हूँ 1984 के सेकंड अमेंडमेंट की, जो कि डॉरी प्रोविजन एक्ट में किया गया, यानी पहले से एग्जिस्टेंस में था, पर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। अब आपको जानकर एक झटका लगेगा कि जो राहुल गुप्ता वर्सेस राधिका गुप्ता का जजमेंट है उसके अंदर, वहां पर राहुल गुप्ता अपने केस को खुद लड़ रहे थे, और वो केस 14% लड़ा जा रहा था। तब तक शुरू की 3 बेंचेस, जहां आपको पता ही होगा कि रोस्टर चेंज होते रहते हैं और बेंचेस चेंज होती रहती है, तो शुरू की 3 बेंचेस ने इस बात पे एग्रीमेंट किया कि पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जबरदस्त बात है कि लड़की वाले ये बात मान रहे हैं कि उन्होंने दौरी दी है, और वो खुलकर हर जगह बोलते हैं, क्योंकि कई जगह उन्होंने क्रॉस भी कर दिया था, उनके स्टेटमेंट्स भी अलग अलग जगह रिकॉर्ड हो चुके थे लड़की वालों के, खुद लड़की के और उसके घर वालों के। राधिका गुप्ता की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस सूरत में हुआ ये कि वो सारी चीज लेकर हम बकायदा हाईकोर्ट के पास पहुंचे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ये मैटर पहले गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसको काफी लंबे टाइम चलाया, फिर कंसिडर नहीं किया, फिर हम इस बात को उठा के सुप्रीम कोर्ट ले गए, जब उन्होंने उसके अंदर कोई भी संतुष्टिजनक बात नहीं की और हमारी बातों को कंसिडर नहीं किया। अभी मैं इसमें एक बहुत जबरदस्त बात और बताने वाला हूँ। अब इस पूरे मैटर के अंदर जब वो वहां पहुंचे, हर माननीय जज साहब ने इसको सुप्रीम कोर्ट में ढंग से सुना, उन्हें लगा भी, स्टेट को भी कहा कि आप आगे रिप्लाई फाइल कीजिए कि आपने एफआईआर क्यों नहीं की, क्योंकि ये पार्टी के खिलाफ केस हमने किया ही नहीं था। हमने स्टेशन हाउस ऑफिसर के खिलाफ केस किया था, एसएचओ साहब के खिलाफ हमने केस किया था कि उन्होंने हमारे बार बार कहने पर और ना भी कहने पर, जब सामने वाली पार्टी ने उनको एफआईआर के वक्त ही 490 डीपी3 की जो एफआईआर दिखाई थी उसके अंदर एक्सेप्टेंस दिया, तो आपने उन पे डॉरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत केस क्यों नहीं किया दहेज देने की वजह से। इस पर स्टेट ने अजीब सा जवाब दिया। छत्तीसगढ़ स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, जब स्टेट वहां प्रेजेंट हुआ तो उन्होंने अजीब सा जवाब दिया। राहुल गुप्ता और उनके बच्ची समेत, जो कि अडल्ट नहीं है, पत्नी ने उसके समेत 420 का एक केस लगाया था, वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब मजे की बात सुनिए कि उस पूरे 420 के केस में वहां पर कई ऐसी डिमेरिट्स थी जिनको आसानी से बकायदा डिनाइल भी लिया जा सकता था, कंसिडर किया जा सकता था कि इतनी बड़ी बेवकूफियां हुई। पहली चीज तो, जब जस्टिस संजीव खन्ना थे तब भी हम इस 420 को क्वेश्चन आने गए, तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा आप हाईकोर्ट के पास जाइए, उसके बाद हम देखते हैं, आप वहां से पूरा समझ कर आइए। हाईकोर्ट में एक बार इसको वापस से रिकंसिडर करवाने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना ने इस बात को वापस रेफर कर दिया था हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ को।
मगर साथ में ये कहा कि ये पागल है क्या पुलिस वाले, इन्होंने क्यों लगाया है ये 420, 420 तो पति पर लगता ही नहीं है और इन्होंने 420 भी लगा दिया। और जबरदस्त बात और कही उन्होंने कि जब राहुल गुप्ता ने ये बताया कि मेरा जो 420 का चार्जशीट है सर, उस जमाने में जब वो गए थे, अब तो खैर 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं, तो उस टाइम 1.5 साल हो चुके थे, चार्जशीट सबमिट नहीं हुई और हमने फॉर्म 15 की भी बात की कि उसके हिसाब से चार्जशीट जमा जो होती है, उसका क्या तरीका है और राहुल गुप्ता इसके अंदर पार्टी प्रॉपर्ली नहीं बनाएगा। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने जो आपस में बातचीत होती है पार्टी और जज की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है, जो हमें जानकारी मिली राहुल गुप्ता से। तो उन्होंने इनको कहा कि भाई वो पुलिस वाले चार्जशीट पेश कैसे करेंगे, आप तो पति हैं और यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ इंटरेस्ट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन शादीशुदा जिंदगी में पहले दिन से ट्रस्ट में हो जाता है और ट्रस्ट वैल्यू पर ही दोनों आपस में लेन देन करते हैं। तो इस बात के ऊपर कभी भी ये झगड़ा हो ही नहीं सकता कि अगर मैंने पति को कोई सम्मान दिया था तो उसने मेरा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का कंडीशन है 420 के अंदर। तो इस केस का हवाला लेके स्टेट वहां पहुंच गया और स्टेट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इसको डिफेंड किया, इस केस को, और कई अलग अलग जगह पर भी जब उन्होंने काउंटर केसेस डाले छत्तीसगढ़ स्टेट के खिलाफ, तो अलग अलग जगह पुलिस ने और स्टेट ने मिलकर इस चीज को डिफेंड किया। यानी 2.5 साल से ये केस लगातार बकायदा स्टेट डिफेंड कर रहा था, जिस पर्टिकुलर थाने से केस दर्ज हुआ। यानी कि ये एक बार जो था ये राहुल गुप्ता जो लड़की का ससुराल है वहां से ये केस दर्ज हुआ था। अब नई बात लेकर स्टेट वहां पहुंच गया, इस भी तो 420 में जो है बकायदा नाम दर्ज है और इनके अंदर इनका जो है एफआईआर में नाम है राहुल गुप्ता का, ये तो यहाँ पर इस तरह का कोई केस कर ही नहीं सकते डीजीपी का। अब सोचिए स्टेट के वकील साहब ये बात कहते हैं आपको, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पे, और वहां पर बकायदा उन्होंने अपना जो जवाब फाइल किया वो ये तो ये एक चैप्टर है इस पूरी जजमेंट को आने से पहले। और इसमें जो सबसे जबरदस्त बात है वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चार्जशीट अभी तक जमा नहीं हुई जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं। बिना चार्जशीट के उस आदमी को ट्रायल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पे भी रिप्लाई में सबसे भयानक बात स्टेट ने क्या कही, जो रायपुर सिटी जहाँ के ससुराल है लड़की का, उसकी बात करी कि ये जो लड़की है इसने केस ही गलत दर्ज करा दिया सर। कब कह रहा है स्टेट, जब वो पहले ही इसको 2.5 साल से डिफेंड करता है 420 को अलग अलग टाइम, जब भी हमने उनको काउंटर किया अलग अलग केसेस, और उसके बाद वो जाके वहां कह देते हैं कि हाँ साहब ये जो मैटर है इसको तो अब हम जो है रायपुर से लड़की के पीहर ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां पर अब वहां की पुलिस इसको देखेगी, क्योंकि ये तो हमारा जुरिडिक्शन नहीं बनता है। पहली बात तो जुरिडिक्शन रायपुर ही बनता है अगर घटना का कोई भी रिलेशन उससे है। मेरे हिसाब से जो स्टेट के वहां पर वकील साहब पेश हुए थे, टेक्निकल टर्म कुछ और होता है, हम आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना चाहते, इसलिए वकील साहब भी वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप ही को फेवर करना चाहता हूँ। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं लड़की के पीहर जो 400 मीटर दूर है। घटना का संबंध जहां से होगा वहां का मजिस्ट्रेट भी उसका जुरिडिक्शन को ले सकता है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि उसे ट्रांसफर किया जा सके, चाहे मजिस्ट्रेट खुद भी चाहे तब प्लेस ऑफ इंसिडेंट का। 490 के साथ भी एक कनेक्शन है, कभी इस पे वीडियो बनाएंगे कि 490 डे पति जरूर ट्रांसफर करा सकता है, पत्नी चाहे पीहर में भी लगाते हैं, तो वो ऑप्शन भी है। फिलहाल बात करते हैं इसके आगे से। अब यहाँ पर तीनों बार जब भी ये रोस्टर चेंज होने पे अलग अलग बेंचेस में गया, सभी सम्मानीय जजों ने इसको बहुत बारीकी से समझा और उन्हें पूरा कंक्लूजन निकल रहा था, पर वो काफी कुछ इसमें छानबीन चाहते थे, डिसीजन को देने में खुश थे कि हाँ ठीक है आप काफी अच्छे पॉइंट्स रेडी करके लाए, ड्राफ्टिंग हमारे द्वारा तैयार की गई थी। इस सारी चीज में हमारे कोर्ट होल्डर राहुल गुप्ता अच्छी तरह से कोर्ट को कन्विंस कर पाए। फाइनली एक बेंच आई और इसी बेंच ने ये डिसीजन लिया। उन्होंने राहुल गुप्ता को सीधा वर्बली कह दिया कि आपकी बात हमें समझ में नहीं है, आप क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। कुछ क्वेश्चन उनके थे भी, एक दो जगह मुझे भी लगा, मैंने भी टोका जब राहुल गुप्ता जी ने फीडबैक दिया मुझे, क्योंकि मैंने कहा हाँ एक दो जगह आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए तो आप ये कह सकते हैं, और इतना इरेलेवेंट नहीं था कि एक पार्टी पर्सन को ऑप्शन नहीं दिया जा सकता। बावजूद उसके राहुल जी को ये सजेशन दिया गया कि हम इसमें एमिकस क्यूरी जो है अपॉइंट करें। एमिकस क्यूरी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि इनको आम भाषा में कोर्ट स्ट्रेंट कहा जाता है। मतलब अगर कोई पार्टी से रिलेटेड कोई सजेशन कोर्ट को चाहिए या उसकी तरफ से एक एक्सप्लेनेटरी जो रिप्रेजेंटेशन है कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं मुझे आपको बता दीजिए, वो सारी चीजें जो है वो आकर जनरली ये लोग कोर्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। क्योंकि हम 2 दिन पहले ही वहां पे थे, अमिकस क्यूरी साहब ने पहले फोन पर इनसे काफी टाइम इंटरव्यू किया, 2 बार टाइम लिया, 3 बार टाइम लिया इनसे फोन पर ही और बात होती रही, और तीनों टाइम कॉल के बाद मुझे भी ये बात सुनने को मिली कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो ये सारी चीजें हुई और फिर उसके बाद उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। जब इस बात को आगे बढ़ाया तो फिर फाइनली अमिकस क्यूरी साहब ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जब सुप्रीम कोर्ट आते हैं, जो भी अब आपकी 2 महीने बाद डेट आ रही है, तो आप एक बार मुझसे फिजिकली पर्सनली ऑन कीजिए। ठीक है, हम वहां पहुंच गए, उन्होंने हमें अपना एड्रेस दे दिया था। राहुल जी की जिद थी कि सर मेरे साथ चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं भी
पहले तैयार नहीं था पर उनके दबाव बनाने पर वहां पहुंच गया। दिल्ली हम लोग थे, दिल्ली में हम साथ थे, हम इधर उधर टाइम पास कर रहे थे कि उनके घर के आसपास पहुंच के कि जब टाइम मिलेगा तो उनसे बात होगी। एक दिए हुए टाइम पर बात भी हुई और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुक के आइएगा, मैं थोड़ा अभी पहुंचा नहीं क्योंकि हम टाइम से पहले पहुंच गए थे, पर हमारे जरूरी था कि उन्हें सूचित कर दो। शाम हुई, सिर्फ 15 या 20 मिनट निकले थे। हमें लगा कि क्योंकि उन्हें अभी घर पहुंचने में टाइम लगेगा तो हमने सोचा थोड़ा रुक कर फोन करते हैं, एक बेसिक कर्टसी के बाद। 15-20 मिनट लेट होते, मैंने कहा कि मेरा तो कहीं निकलने का टाइम हो गया और वो बिना राहुल जी से मीटिंग करे वो चले गए। कायदा ये कहता है कि एमिकस क्यूरी जब भी इस तरह से कोई बातचीत करेगा तो टेलीफोनिक नहीं होगी और बकायदा सामने बैठ के बात होगी। ये तो वकील का सबका तरीका होता ही है। चलिए, इस पर सामने जब बात नहीं हुई तो एक ही दिन बाद डेट थी, दूसरे दिन 10 बजे हमने उन्हें वापस फोन करवाया कि भाई आप बात कर लीजिए, एक बार हो सकता है कि शायद आप श्रीमान जी आपको कम से कम कोर्ट के बाहर मिलकर कुछ तो बात समझेंगे, हम अपना पक्ष तो रख पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब आप कोर्ट आइए, मैंने सारी तैयारी कर ली। पार्टी को आपने सुना नहीं, पार्टी से आपने कोई कंटेंट लिया नहीं, आपने कोई बात समझी नहीं, आप चले गए। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद राहुल जी को बैठने के लिए कहा गया और एमिकस क्यूरी साहब ने अपनी बातचीत करना शुरू की। और सबसे बड़ी बात इस जजमेंट में जो जबरदस्त तरीके से हुई वो अब आप जानकर आश्चर्य में रह जाएंगे कि एमिकस क्यूरी साहब ने कोई लीगल कंटेंट की जगह जो संसद की ज्वाइंट मीटिंग हुई थी ये सेकंड अमेंडमेंट जो कराने के लिए लॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, उसके बकायदा बातचीत के पक्षों पर यह आधार बनाया कि हाँ साहब, इसके अंदर जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके खिलाफ केस नहीं चलाया जाएगा। यही उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट से बकायदा उस पार्टी ने भी पूछा था और उस बकायदा जजमेंट की बात। मगर ये बहस तो हुई, इस पे काफी मुद्दे भी जो थे सरकार की तरफ से रखे गए, जो कांग्रेस की सरकार थी, और विपक्ष में काफी लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया कि देखिए पहले ही नंबर ऑफ झूठे केसेस उस जमाने में भी थे 2024 के अंदर, कि नंबर ऑफ झूठे केसेस जो है वो पहले से ही ज्यादा बढ़े गए हैं। कई बार पति के घर वालों को उल्टा इंडिकेट दिया जाता है जब दहेज नहीं दिया जाता, तो इस पर थोड़ा आप सही जो है तरीका रवैया अपनाए। सरकार में से कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ये तरीका नहीं बैठता, सरकार ने शायद इस चीज को कंसिडर किया होगा, तो सरकार ने क्या किया कि इसके अंदर एक बीच का रास्ता निकाल दिया और उन्होंने बिल पास कर दिया और उसके अंदर सेक्शन 7 के अंदर ये एक अमेंडमेंट जोड़ दी, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में बात कर रहा हूं, जिससे कि डीपी3 का असर कम तो नहीं हो, यानी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 का असर कम नहीं हो कि दहेज देना भी अपराध, पर कम से कम ये एक स्थिति पैदा कर दी कि पार्टी एग्रीड हो, यानी वो खुद को साबित कर सके कि वो वाकई पीड़ित पार्टी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसने दहेज दिया और लड़का कहता है कि मुझे चाहिए नहीं था फिर भी दिया, तो वो कंप्लेंट अगर डालता है। और उसके अलावा वहां पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि लड़की वालों ने जो है दहेज मजबूरी में दिया और लड़के वालों ने दबाव बना के लिया, तो ऐसे टाइम में वो भी एग्रीड पार्टी बन जाता है। तो कुछ इस तरह का उसके अंदर मेल जोल हुआ, जो मेरी अपनी समझ में है, जो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन कहता है और जितना मुझे उस बहस से समझ में आया, मगर उन्होंने सिर्फ उस बहस को ही वहां कंसिडर कराया और उसमें जो जो बातें एग्रीड पार्टी को सिर्फ लड़की वाले बनाने की कही गई थी उन सबको वहां डिकोड कर दिया और ये लैंडमार्क जजमेंट इस तरह से डिसाइड हो गया। मजे की बात यह है कि राहुल जी ने ही पहले सेक्शन 9 लगाया था। अब जब जजमेंट पढ़ेंगे मैं इसी जजमेंट के साथ डालूंगा जो मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट की भी बात करूं, वहां पर बकायदा राहुल जी ने ये बात पहले से बताई थी कि मैं तो सेक्शन 9 जो है लगा के, पर उन्होंने डाइवोर्स के बारे में जिक्र नहीं किया। डाइवोर्स के बारे में जो जिक्र हुआ खुद कोर्ट की तरफ से हुआ, कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने डाइवोर्स डाला, जबकि डाइवोर्स सेक्शन 9 के लिए हम 2 बार सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट से हम उन जज साहब के टर्मिनेशन ऑर्डर लेकर आए थे 2 बार। कारण ये था कि पहली बार जब हम गए तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में आई, उन्होंने टर्मिनेशन ऑर्डर दे दिया, इन्हें इस जजमेंट से दूर कर दिया जाए और बकायदा इसमें सेक्शन 9 की डिग्री नहीं दे रहे थे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 9 का वो ये कहता है कि जो भी अलग रह रहा है अपने पति या पत्नी से, वो आकर कोर्ट में साबित करेगा कि वो अलग क्यों रहता है। और कोर्ट ने ये बकायदा उल्टा राहुल जी से जिन्होंने सेक्शन 9 लगाया था उनसे जवाब मांग लिया कि आप बताइए, आप समझ गए। अब यहाँ पर वही चीज पे जब हम गए दोबारा हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ के पास, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि साहब आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी जज साहब और आपको टर्मिनेशन ऑर्डर हम जल्दी देंगे। और राहुल जी से हाईकोर्ट ने रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट ऑर्डर ले लीजिए, बाकी बात बाद में कर लेंगे। जज साहब की हिम्मत देखिए, फैमिली कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के टर्मिनेशन ऑर्डर उनके सर पे लगा, उन्होंने दोबारा उस टर्मिनेशन ऑर्डर को ना ध्यान में रखते हुए वो डिग्री उनको सेक्शन 9 की नहीं, जबकि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस थे। फिर हम आगे वापस सुप्रीम कोर्ट, फिर से वही जजमेंट आया कि इनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी लड़ा गया और उसके बाद वापस वो टर्मिनेशन ऑर्डर के ऊपर वो बात हुई। अब की बार एक्सप्लेनेशन का राइट जो है जज साहब को दे दिया गया और कुछ भी लीक होते लास्ट में वही हुआ, जज साहब को सेक्शन 9 की डिग्री नहीं देंगे, उन्होंने उनका सेक्शन 1 का केस डिसमिस कर दिया। इस पर हमने भी कहा, सजेशन दिया कि आप क्यों इतना बवाल काट रहे हैं, बेटर है अब ये तो कम से कम तथ्य बनी गया है और ये एकदम रियल फैक्ट है जो कोर्ट के खुद के ऑर्डर में लिखा हुआ है। पत्नी रिप्लाई तो दे नहीं रही है इसके अंदर, और मुद्दे अब ये बन गया है कि आपकी पत्नी ने रिप्लाई नहीं किया तो वैसे ही कंसिडर हो गया कि हाँ ये सेक्शन 9 जो है डाइवोर्स को रिप्लाई कर सकता है और यही डाइवोर्स राहुल जी ने डाला। पर इस जजमेंट में जब आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के तो आपको उसमें देखने को मिलेगा, वैसे तो ये इस जजमेंट का नाम भी नहीं रखा
जिसका नाम है राहुल गुप्ता वर्सेस स्टेशन हाउस ऑफिस। फिर ये पता नहीं कहाँ से यूट्यूबर्स और इन्होंने इसको फेमस कर दिया, इंस्टाग्रामर्स ने, कि राहुल गुप्ता वर्सेस राधिका गुप्ता जजमेंट। फाइनली वहां पर इस जजमेंट को जब पढ़ेंगे आप तो इसको देखेंगे कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये डाइवोर्स का केस नहीं लेना, और जितनी बहस हुई उसका बहुत कम अंश उसमें डाला गया, एमपीएस के लिए थैंक यू लिखा गया, सब कुछ बताया गया, पर ये नहीं बताया गया कि कंटेंट लिया कहाँ से जजमेंट का। वो है डेफिनेशन कि बकायदा उस कंटेंट की बात की जाए, और ये रिपोर्टेबल जजमेंट है साहब। अब मैं आदर के साथ माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जजमेंट को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस बात को कंसिडर किया डॉरी प्रोविजन एक्ट सेक्शन 3। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बकायदा एक जबरदस्त अमेंडमेंट और बिल और पास किया गया था जब डॉरी की हत्याएं बढ़ रही थी, जब आप शायद पैदा भी नहीं होंगे, कुछ व्यूवर्स वैसे, और जो अगर हुए भी होंगे तो छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनका अभी केस चल रहा है। उस जमाने की मैं बात करूँ जब आपके पापा मम्मी यंग थे, मतलब आपसे पहले वाली जनरेशन काफी यंग थी, या वो भी शायद बहुत छोटे थे, तो उन लोगों का उस टाइम पर इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीजें करी गई, जिसके अंदर 113 ए इंडियन एविडेंस एक्ट का भी क्लॉज जोड़ा गया, जिसके अंदर क्लियर कहा गया कि देखिए ये जो 113 ए है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी जो दौरी से रिलेटेड है, हत्या से रिलेटेड है, वो कहीं भी काउंट्स पर दिखना चाहिए। और इसी को आधार बनाया है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपनी जजमेंट में। क्या मैटर था ये थोड़ा समझ लेते हैं कि पत्नी के आत्महत्या करने पर, जो कि 5 महीने और 12 दिन से अपने पति से अलग थी और ससुराल छोड़कर पीहर में रह रही थी, और पीहर में उसने सुसाइड कर लिया। कोई सुसाइड नोट पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ लड़की के बयानों के आधार पर तय कर लिया गया कि उसके टाइम से, उसके साथ बहुत टाइम से ससुराल में अत्याचार हुआ, और क्योंकि पति ने डाइवोर्स की जो है अपनी तरफ से नोटिस भेज दिया और कोर्ट से नोटिस आने की वजह से अब वो उसका हैरेसमेंट बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया था और वो गुजर। एक बार की मानी नहीं जा सकती बात मानवीय मूल्यों पर जब इस चीज में कोर्ट ने इसको अपनी तरफ से इंक्वायर किया, जो बेवकूफी पुलिस वाले तो करते हैं कि लाओ केस दे दो और हम यहाँ पर आपको उसका पान बना के दे देंगे, क्योंकि केस तो वो लिखते ही मजाक करते हैं, आजकल तो 492 में यही होता है। तो वहां पर ट्राई कोर्ट के ऊपर भी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपने चीजें ध्यान से नहीं देखी, क्योंकि इसमें ये क्लैरिटी है ही नहीं कि पत्नी का जो पिता है वो बार बार 6 लाख रुपए अलग अलग टाइम देने की बात कह रहा है, ना तो उसका कोई एविडेंस दे रहा है, ना कोई डिमांड दिखा रहा है, और ना ही उसके लिए की गई कोई ब्लैकमेलिंग या हैरेसमेंट अपनी तरफ से पता। और फिर भी पुलिस ये कंसिडर करती है और आपने उसके ऊपर बकायदा कन्विक्शन निकाल दिया। पति और उसके घर वालों, अलग रहने वाली पार्टी उल्टी का शिकार कैसे हो सकती है, और वो भी इतने लंबे टाइम के बाद, 5 महीने और 12 दिन के बाद, जब दोनों पति पत्नी नो कॉन्टैक्ट पर बैठे, यानी एक बार भी दोनों में कॉन्टैक्ट कहीं भी नहीं दिखाई दिया, किसी भी ग्राउंड पर दिखाई दिया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DP3 को इसका आधार मानते हुए कहा कि दहेज देना भी अपराध है, दहेज लेना जितना अपराध है उतना देना भी अपराध है, और अगर आपने माना है तो ये क्राइम है। अब आप जजमेंट पढ़िए, और इन दोनों जजमेंट्स को आपको देखना चाहिए, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको सच्चाई पता लगेगी। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना लंबा इसलिए है कि मैं आज आपको जाते जाते बता देता हूं दोस्तों कि हम उस लैंडमार्क जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पे डाल चुके हैं, हम इसे आज तक चैलेंज करेंगे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन लॉ का चल जाता है, मगर इस तरह से कुछ भी कह देना सही नहीं है, क्योंकि जब बिल पास हुआ था तो उसके अंदर इस तरह की कोई ओवर डिफाइंड डेफिनेशन नहीं कही हुई कि एग्रीड पार्टी कौन। हाँ, एक अच्छी बात उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की है, जिसकी मैं बहुत तारीफ करूंगा, कि उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई एविडेंस ऐसा हो या विटनेस ऐसा हो जो इंटरेस्टेड नहीं हो, नॉन इंटरेस्टेड विटनेस हो, जिसका क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन नहीं की जा सकती, स्टेटमेंट मेरा इधर उधर जा सकता है, पर लगभग यही है। और इसको जब आप पढ़ेंगे तो लास्ट के पैराग्राफ में ये लाइन आपको मिलेगी। तो आधार खत्म नहीं किया, रीजन खत्म नहीं किया, क्या बिल्कुल भी FIR नहीं करा सकते। वो अलग बात है कि नौसी के यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स ने आप लोगों को बेखौफ रहते हुए भी खौफजदा कर दिया। और मैं हमेशा झूठे मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बनाता, जो बेवकूफ ये बात कहते हैं उनको तो स्पेशली कह दूं। कई बार मैंने भी सुना है, काफी लोग कहते हैं कि सर आपके नाम से कई लोग वीडियो बना के कहते हैं कि मोटिवेशन ज्यादा देते हैं और कंटेंट जो है वो मोटिवेशन में ही खप जाता है। एक आदमी को क्या चाहिए सर? भूख चाहिए, निर्दोष आदमी को तो जरूर चाहिए भूख, तो जिसने अपराध किया ना उसको भी चाहिए। तो क्या हम पति होने के नाते किसी इंसान को ये मान लें कि क्योंकि वो सिर्फ पति है तो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसके घर वाले पति के घर वाले तो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है?
पति तो निर्दोष होगा या नहीं होगा, ये कोर्ट का काम है। पर एक आदमी जो आपके साथ लीगल टेक्निकल बातें कर रहा है, उसको भी सेंस थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, हुनर तो उसे भी आना ही चाहिए कि आपके निर्दोष होने और आपके अपराधी होने का डिफरेंशिएशन कर सके। इस बात को पूरी तरह से इस बात पे पावर पैक नहीं किया जा सकता। ये तो ट्रायल कर सकते हैं, ट्रायल का सब्जेक्ट इतना ही अच्छा है, तो झूठे केस दर्ज ही क्यों है? हो सकता है मेरी बात कई माननीयों को बुरी भी लगी, पर मुसीबत यही है कि सच जितना कड़वा होता है, हमेशा सच ही नजर साफ। ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब बहुत आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।